में ऐड करेंगे। अब जरा अपने ट्रायल बैलेंस को गौर से देखिए, यहाँ पे क्या सिंपल लोन के नाम से कोई हेड ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है? तो देखिए एक लोन का अकाउंट तो है, लेकिन उसके साथ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है बैंक। इट मींस कि ये बैंक लोन का की कैटेगरी हमने अलग रखनी है, और इसके अलावा लोन कहीं और से लिया हुआ है, उसका अकाउंट अलग से ओपन होना चाहिए, वो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लोन का एक अलग से अकाउंट ओपन कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस में ही। अब ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला हमने काम क्या करना है कि जनाब सस्पेंस अकाउंट जो दिया हुआ है वो यहां से काटते हैं, और यहां पे मैं आपके सामने सस्पेंस का अकाउंट ओपन कर देती हूँ साथ ही। ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे है 1030, तो सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे मैंने 1030 लिख दिया और ट्रायल बैलेंस से ये अमाउंट काट दी। दूसरा, कैपिटल में से 10,000 माइनस किया और लोन के अकाउंट में डालना है, लेकिन लोन का अकाउंट ऑलरेडी ओपन नहीं है, हम ये अकाउंट खुद से ओपन कर लेते हैं, सिंपल लोन अकाउंट, उसमें 10,000 डाल देंगे। अब जो लोन होता है वो लाइबिलिटी होती है, उसका बिहेवियर भी क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए लोन की अमाउंट को मैंने ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे लिखा है। हामिद दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये जो 10,000 का आपने लोन का एक सेपरेट किया, हम ट्रेड पेबल में से माइनस ना कर दें इस 10,000 को, क्योंकि वो भी मेरी ये लाइबिलिटी पेबल है। नहीं है, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल्स होते हैं जो क्रेडिट परचेजेस के अगेंस्ट होते हैं। बेहतर है कि उसमें आप जो है वो ऐड नहीं करो, कैपिटल में शामिल है, कैपिटल में से निकाल दो और लोन के अकाउंट में डाल दो, लोन का नया अकाउंट ओपन कर लो। ठीक है मैम। ठीक है जी मैम। अच्छा, ओके बेटा। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट एरर रेक्टिफाई हो गया। अब हम दूसरे एरर की तरफ चलते हैं। दो पार्टिसिपेंट्स उमर और अतीब, अब कौन अनम्यूट हुए हैं? अतीब हो गए अनम्यूट। हाँ जी अतीब बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम मैंने पूछना था कि देखिए जैसे कल वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक था ना, क्रूड एक्सपेंस आया था, वो हमें क्रूड हमने एक्सपेंस पेबल्स में डाल लाइबिलिटी दिया, को हमने डायरेक्ट ट्रेड पेबल्स में डाल दिया था। लेकिन उसमें पता क्या किया था, बेहतर तो यही था कि क्रूड का अलग से हेड क्रिएट किया जाता। जी मैम, मैंने ये जहां पूछना था आपसे कि हाँ, अलग से ऐड क्रिएट करें। बेहतर ये है कि अलग से हेड क्रिएट कर दिया जाए। ठीक है मैम। ठीक हो जी गया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बेटे। मैम ये क्वेश्चन नंबर 9 का उसने सॉल्यूशन में पीछे बना रहा है ना, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, हाँ उसमें मैम जी, उसने कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद ना 1,10,000 में से 10,000 माइनस करने के बाद उसने मैम डेबिट साइड पे लिख दिया, तो वो गलती से लिख दिया हुआ है ना उसने। हाँ वो गलती से लिख दिया होगा, कभी भी कैपिटल की अमाउंट डेबिट साइड पे नहीं आ सकती, वो मिस्टेकनली ऐसा हो गया होगा। जी ठीक हो गया मैम। ठीक है बेटे, आगे चले। जी अच्छा मैम। अब देखो, हमने पहला एरर रेक्टिफाई भी कर दिया और उसको आज ट्रायल बैलेंस पे भी इफेक्ट दे दिया, और जहां जहां सस्पेंस अकाउंट में इफेक्ट आना चाहिए हमने वो भी डाल दिया। अब एरर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहते हैं accrued interest on bank loan of 458 has been credited to bank loan account instead of being treated as current liability। अब बेटे एक नई चीज जो आपने सीखनी है आज वो क्या है कि हमेशा याद रखना है कि बेटे लोन की अमाउंट के लिए अलग से हेड क्रिएट किया जाता है, लोन पे जो इंटरेस्ट होता है उसका अलग से हेड क्रिएट किया जाता है। लोन आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी हो सकती है, आपकी करंट लाइबिलिटी भी हो सकती है। अगर आपने लोन पे करना है विद इन अ ईयर, विद इन 12 मंथ्स, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी होगा, और अगर आफ्टर अ ईयर आपको रीपे करना है तो वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी होगा। तो कहने का मतलब ये है, और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो हमारा एक्सपेंस हुआ करता है जो आपने पीरियोडिकली पे करना है। हाँ वो लाइबिलिटी हो सकती है इंटरेस्ट की अमाउंट अगर वो पे नहीं हुआ अभी तक, लेकिन वो सेम टाइम में एक्सपेंस भी होगा और सेम टाइम में वो आपकी करंट लाइबिलिटी भी होगा अगर इंटरेस्ट फॉर द ईयर आपने अभी पे नहीं किया। लेकिन इंटरेस्ट का स्टेटस जो है वो लाइबिलिटी नहीं है, उसका स्टेटस हमेशा एक्सपेंस होता है। तो आपने याद रखना है कि लोन की अमाउंट के लिए हम अलग से हेड क्रिएट किया करते हैं हमेशा, और लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है उसका हेड हम अलग से क्रिएट करते हैं। तो वो कहता है कि जनाब हमारा इंटरेस्ट एक्रूड था किस पे, बैंक लोन से, बैंक लोन पे। तो बैंक से हमने कर्जा लिया हुआ था, उस पे हमें इंटरेस्ट पे करना था, हमने पे नहीं किया। लेकिन बैंक से बेटे जब हमने कर्जा ले लिया
उनके पैसों को हमने यूज करना शुरू कर दिया, हमारा इंटरेस्ट ड्यू होना शुरू हो गया, हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस बनना शुरू हो गया। तो वो हमारा एक्सपेंस तो बन गया, लेकिन वो एक्रूड था, पेएबल था, इसलिए उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट और एक्रूड इंटरेस्ट को क्रेडिट होना चाहिए था विद 458 रुपीज। लेकिन हमने एक्रूड इंटरेस्ट को क्रेडिट करने की बजाय बैंक लोन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो अब क्या करेंगे, बैंक लोन यहाँ आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है, जबकि वो कहता है कि इसको करंट लायबिलिटी ट्रीट करने की बजाय, क्योंकि जो एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा करंट लायबिलिटी होती है, तो गलती से आपने एक्रूड इंटरेस्ट को क्रेडिट करने की बजाय बैंक लोन को क्रेडिट कर दिया। तो अब हम इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, बैंक लोन गलती से क्रेडिट है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट कर दोगे। बैंक लोन अकाउंट बेटे आपका डेबिट हो जाएगा और एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से, देखो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट कितनी अमाउंट का वो बता रहे, 458 का। अब इसका सस्पेंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में इसका क्या इफेक्ट शो करोगे, बैंक लोन में ये अमाउंट गलती से शामिल थी, इसलिए बैंक लोन की अमाउंट जो ट्रायल बैलेंस में उन्होंने दी हुई है उसमें से माइनस करोगे और एक्रूड इंटरेस्ट में उसको ऐड करोगे। तो चलिए अब हम अपने ट्रायल बैलेंस की तरफ चलते हैं। ये देखिए जनाब, बैंक लोन की अमाउंट जो मेरे पास शो हो रही है थर्ड पॉइंट पे 30,458, मैं इसमें से 458 को माइनस करूंगी और ढूंढिए एक्रूड एक्सपेंसेस का कोई हेड उन्होंने क्रिएट किया हुआ है पहले से। आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ। लास्ट पे, हाँ लास्ट पे है, क्रूड एक्सपेंसेस का हेड उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो जितने भी क्रूड एक्सपेंसेस हैं उन्होंने इसी में सम अप किए होंगे, तो हम इसी में ऐड कर देते हैं, बैंक लोन में से निकालते हैं और 458 को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। चलें, आप सबने भी ये कर लिया होगा। नेक्स्ट एरर की तरफ चलते हैं, एरर नंबर 3। एरर नंबर 3 में क्या है, बैंक चार्जेस हैं आपके ₹1000 हैव बीन कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। बैंक चार्जेस को आपने रिकॉर्ड नहीं किया। बेटे बैंक चार्जेस को अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, दैट शुड बी डेबिट। और आपको मैंने रिकॉन्सिलेशन के चैप्टर में क्या बात सिखाई थी कि बैंक हमसे चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ कैश नहीं लेता, वो हमारे अकाउंट में से डिडक्ट कर लेता है। तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी, बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, इसको डेबिट होना चाहिए, और जो बैंक में हमारे पैसे पड़े हुए हैं उसको क्रेडिट होना चाहिए था। अब बैंक में हमारे जो पैसे पड़े हुए हैं, बैंक अकाउंट क्रेडिट और बैंक चार्जेस 1000 से डेबिट। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए और इसकी एंट्री में बैंक अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए। और अमाउंट कितनी है जनाब हमारे पास, 1000। अब इसकी रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस में करें, एंट्री तो हमने पास कर दी। चले देखो, बैंक चार्जेस के नाम से ऑलरेडी क्या कोई हेड क्रिएटेड है? नो मैम। बैंक चार्जेस या फाइनेंस चार्जेस के नाम से कोई भी अकाउंट ऑलरेडी हमारे ट्रायल बैलेंस में ओपन नहीं है। तो फिर बेटा एक काम करते हैं, बैंक चार्जेस का अकाउंट ओपन करते हैं। मेरे पास यहाँ स्पेस है, यहाँ मैं क्रिएट कर देती हूँ। बैंक चार्जेस कितने के थे, 1000। और बेटे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा ट्रायल बैलेंस में क्या होते हैं, कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे ना। तो मैंने डेबिट साइड पे ये देखो 1000 यहाँ लिख दिया, बैंक चार्जेस, और इसे बैंक से डिडक्ट करना है। अब बैंक का अकाउंट किधर है, हाँ जी, अब जरा देखिए पॉइंट नंबर कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बैंक लोन, ट्रेड रिसीवेबल, पेबल, उसके नीचे आपको दिख रहा है कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कैश इन हैंड की अमाउंट है 1000 और बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट है 5036। ओवरड्राफ्ट ऑलरेडी नेगेटिव है, तो 1000 की अमाउंट इसमें ऐड हो जाएगी, वो हमारे ओवरड्राफ्ट को मजीद बढ़ा देगी। और अगर कभी ये चीज भूल जाए तो मैं आपको एक और चीज पहले भी क्लास में बताई हुई है, मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि बेटे जब भी एडजस्टमेंट करते हैं, ये हमने सीखा था अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में, और उसमें भी सीखी थी, ऑनवर्ड भी हमने बातें सीखी थी। अब उसको हम रिकॉल करते हैं और मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि बेटे अगर कोई भी एडजस्टमेंट
ऐसी हो जिसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस की एक ही साइड पे आ रहा हो, या डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे, तो वो अमाउंट जो है एक अकाउंट में ऐड होगी, दूसरे अकाउंट में माइनस होगी। जैसे 458 को देखिएगा, 458 मैंने क्रेडिट साइड पे माइनस भी किया ट्रायल बैलेंस किया, और ट्रायल बैलेंस में 458 को ऐड भी किया। 458 का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस की एक ही साइड क्रेडिट साइड पे इफेक्ट आ रहा था। इसी तरह जो 10,000 है उसका इफेक्ट भी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड पे ही था, इसलिए 10,000 एक जगह से माइनस हुआ, दूसरी जगह क्रेडिट साइड पे ऐड हो गया। लेकिन अगर इफेक्ट रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस के पे इस तरह आ रहा है कि एक इफेक्ट डेबिट साइड पे एक क्रेडिट साइड पे, तो दोनों तरफ जब इफेक्ट दोगे सेम दोगे, या दोनों तरफ ऐड होगा या दोनों तरफ माइनस होगा। अब ये देखो 1000 है, ये ऑटोमेटिकली डेबिट साइड पे भी ऐड हो रहा है और क्रेडिट साइड पे भी ऐड हो रहा है। मेरे पॉइंट को फॉलो किया बच्चों? इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा उसके सम पे? सम तो चेंज होगा उन रेक्टिफिकेशंस की वजह से जो जिसका इफेक्ट एक डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे आ रहा है। लेकिन अगर सेम साइड पे इफेक्ट आएंगे ना तो वो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। प्लस माइनस है, ठीक है, ठीक हो गया। चलो अब जनाब नेक्स्ट एरर की तरफ चलते हैं, एरर नंबर 4 की तरफ। कहते हैं इन एडिशन टू allowing discount of 240 and receiving discount of 260, various customers and suppliers account amounting to 10,000 were set off by contra. No entries whatever have been made in respect of these items. ना हमने डिस्काउंट अलाउड को रिकॉर्ड किया है, ना डिस्काउंट रिसीव्ड को रिकॉर्ड किया है, ना ही कॉन्ट्रा एंट्री का हमने इफेक्ट दिया है। इनमें से तीनों अमाउंट्स का आपने इफेक्ट नहीं दिया, तो तीनों अमाउंट्स का अब हम इफेक्ट देंगे अपनी रेक्टिफिकेशन में। 4 की तरफ चलें। डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड करते हैं बेटे। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होता है, उसको डेबिट किया जाता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा और हम अपने कस्टमर को अलाउ करते हैं रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर ये भूल जाए तो याद रखिएगा रिसीवेबल का अकाउंट मैंने क्लास में करवाया हुआ है। रिसीवेबल अकाउंट की हमेशा क्रेडिट साइड पे बैड डेट्स और डिस्काउंट अलाउड आते हैं, तो वो क्योंकि रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पे आते हैं तो जर्नल एंट्री में रिसीवेबल इनके ऑपोजिट क्रेडिट होगा। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री हमेशा क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते हैं और रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। उन्होंने नहीं किया था, हमने कर दिया। अब फोर्थ में 3 रेक्टिफाइंग एंट्रीज होंगी। ए डिस्काउंट अलाउड, बी डिस्काउंट रिसीव्ड को भी वो कहता है रिकॉर्ड नहीं किया। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है और इनकम को हम हमेशा क्रेडिट किया करते हैं, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट किसको किया करते हैं, ये हमें डिस्काउंट मिलता है अपने सप्लायर से, अपने क्रेडिटर से, तो पेएबल अकाउंट इसके ऑपोजिट डेबिट हुआ करता है। इसकी कितनी अमाउंट है जनाब, इसकी अमाउंट है 260। तो ना डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड हुआ था, ना डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड हुआ था, मैंने कर दिया। सी में वो क्या कहता है, सेट ऑफ एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री का इफेक्ट नहीं दिया और कितने से आपने देना था 10,000 से, तो कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी सीखी हुई है बेटे, पेएबल अकाउंट आपका डेबिट होगा और रिसीवेबल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। कितनी अमाउंट से वो कह रहा है, 10,000 से। लीजिए ये कंप्लीट ओमिशन था, आपने ये चीजें ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं की हुई थी तो रेक्टिफिकेशन में हमने रिकॉर्ड कर दी। अब जनाब क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड को बुक करते हैं। डिस्काउंट अलाउड हमें क्योंकि एक्सपेंस है वो आपको ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे मिलेगा। अगर ये हेड ऑलरेडी क्रिएट ना हुआ तो हम ट्रायल बैलेंस में नया अकाउंट ओपन कर लेंगे डिस्काउंट अलाउड के नाम से। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, रिसीवेबल जो कि आपके एसेट्स हैं ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आपको मिलेंगे, उसमें से 240 आपने माइनस कर देना। अब फर्स्ट वन जो रेक्टिफाइंग एंट्री है ये ऑटोमेटिकली इसके दोनों इफेक्ट ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आ रहे हैं, इसलिए एक अकाउंट प्लस होगा एक्सपेंस का डिस्काउंट अलाउड के नाम से और दूसरा अकाउंट 240 रिसीवेबल एसेट साइड से माइनस होगा। तो चलिए हम पहले ट्रायल बैलेंस में इसका इफेक्ट देते हैं। ढूंढिए ट्रायल बैलेंस में अमाउंट को, देखो कहीं डिस्काउंट का हेड ऑलरेडी उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। यस मुझे तो दिख गया, देखो आप लोगों को दिख रहा है रिटर्न्स के नीचे डिस्काउंट अलाउड जो ऑलरेडी उन्होंने क्रिएट किया हुआ है 9760 का दिख रहा है। इसमें हम 240 ऐड कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड 240 जो ऑलरेडी डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट ओपन है उसमें 240 हमने ऐड कर देना है।
और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, उसकी वजह से हमारे रिसीवेबल डिक्रीज होंगे। और रिसीवेबल्स ढूंढते हैं जनाब, जी हाँ, वो 4th नंबर लाइन में आपके पास है 77,240 के। आपने इसमें से 240 को माइनस कर देना है, -240। अब देखो ट्रायल बैलेंस की सेम साइड पे दोनों इफेक्ट आ रहे हैं, इसलिए 1 प्लस 1 माइनस, इसका ट्रायल बैलेंस के टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जी, अब डिस्काउंट रिसीव की तरफ चलते हैं। 260 का डिस्काउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड नहीं हुआ था, 260 का अब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड 6740 का, उसमें 260 ऐड हो जाएगा। और डिस्काउंट रिसीव का दूसरा इफेक्ट क्या है, पेएबल्स उससे आपके डिक्रीज होते हैं, तो पेएबल्स में से माइनस कर देते हैं, और रिसीवेबल के साथ ही उसने पेएबल की अमाउंट दी है -260। बताइए कितने स्टूडेंट ने मेरे पॉइंट को फॉलो किया? पार्टिसिपेंट्स अब थोड़े से नंबर्स बढ़े। आयशा खान को भी क्लियर है, मोहम्मद अली को भी, हारिस को भी, उमर वली, चलें ठीक हो गया जी बेटे। उसके बाद हमने कॉन्ट्रा एंट्री 10,000 का इफेक्ट नहीं दिया था, उस कॉन्ट्रा एंट्री की वजह से रिसीवेबल भी कम होते हैं, पेएबल भी कम होते हैं, इसलिए आपने 10,000 रिसीवेबल की अमाउंट में से भी माइनस कर देना, ये लेड पेंसिल से कीजिएगा अपनी बुक में, और पेएबल में से भी आपने बेटे 10,000 को माइनस कर देना है। हाँ जी बेटा, दीप कर लिया, आपकी क्लास ने कर लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एरर, एरर नंबर 5 की तरफ। एरर नंबर 5 क्या है? Trade receivables amounting to rupees 2,000 are bad and need to be written off. Bad debts को रिकॉर्ड करना है, तो बेटा जी बैड डेट्स जो हैं वो कैसे रिकॉर्ड होते हैं? बैड डेट्स को डेबिट किया जाता है और रिसीवेबल को क्रेडिट किया जाता है। और अमाउंट कितनी है अतीब? 2000। आज हामिद नहीं आए हुए क्लास में। अब इस रेक्टिफिकेशन के बाद ट्रायल बैलेंस की तरफ चलते हैं। हामिद भाई भी इधर ही हैं। हामिद भाई भी इधर ही, आज हामिद भाई बोले नहीं ना। मैम मैंने माइक इस वजह से बंद किया, वो आप ही आई, उनके बच्चे हैं, उन्होंने शोर मचाया। अच्छा, हाँ ये बात तो है, ठीक है बेटा, मैंने कहा शायद एब्सेंट हो। नहीं मैम, ठीक है। अब बेटा बैड डेट्स को राइट ऑफ किया है हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री में, अब जनाब उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में देते हैं। एक इफेक्ट तो ये होगा कि रिसीवेबल में से 2000 माइनस करें। अब रिसीवेबल में यहाँ खिचड़ी पक जानी है, -2000 लीजिए, रिसीवेबल के ऑपोजिट भी लिख दिया। अब बैड डेट्स ढूंढेगा, सस्पेंस एक्रूड लोन, सन्ड्री एक्सपेंस, मोटर एक्सपेंसेस, ढूंढने वाला काम जो ना इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है जनाब। हाँ जी, इसमें बैड डेट का अकाउंट नहीं है, तो चलिए हम बैड डेट का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। बैड डेट 2000। अब देखो ये 2000 का इफेक्ट भी ट्रायल बैलेंस की सेम साइड पे आया हुआ है, तो इसलिए एक प्लस है एक इफेक्ट, और एक इफेक्ट इसका क्या है, रिसीवेबल में से माइनस है। 6th में a debt of 1000 written off as bad in the previous year has been recovered in full. Bad debts बेटा रिकवर हो गए, बड़ी दफा ये मिस्टेक आती है, ये एरर आता है। बैड डेट्स रिकवर होते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश को डेबिट करते हैं और बैड डेट्स के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। उन्होंने जाहिर बात है यही किया होगा कि रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया होगा। पढ़ लेते हैं। The amount has been credited to the personal account of customer and deducted from the trade receivable ledger control account. उन्होंने क्या किया, वही गलती की कि बैड डेट्स को क्रेडिट करने की बजाय उन्होंने क्या किया, रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। अब हम जनाब इसकी रेक्टिफिकेशन क्या देंगे? मोहम्मद वासिक दोबारा से बेटे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बेटे। मैम ये 4th एंट्री के अंदर डिस्काउंट अलाउड टू रिसीवेबल हमने किया है, तो मैम आपने बताया था कि अगर हमारा एक्सपेंस या फिर हमारी जो इनकम है अगर वो इधर डेबिट साइड पे आ रही है तो हम लोग उसको माइनस करेंगे, अगर ये क्रेडिट साइड पे आ रही है तो हम इसको ऐड करेंगे। तो मैम हमने इधर डिस्काउंट अलाउड को हमने बेटे वो किस पे करेंगे, प्रॉफिट में जब उसका इफेक्ट देना होगा।
यस मैम, यहाँ ठीक है प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं पूछ रहा है वो, उसका रिक्वायरमेंट ही और है कि ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट है। और बात आपने ठीक ही है, प्रॉफिट पे जब इफेक्ट देना हो ऐसे ही देते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, बस यही। ठीक है बेटे, चलें जनाब, अब एरर नंबर 6 को हम रेक्टिफाई करते हैं। एरर नंबर 6 क्या था कि बैड डेट्स को क्रेडिट होना चाहिए, उन्होंने रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। अब रिसीवेबल तो क्रेडिट होने ही नहीं चाहिए थे, तो अब हम रेक्टिफाइंग एंट्री में रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और जिसको क्रेडिट होना चाहिए वो बैड डेट्स के अकाउंट को उसको क्रेडिट करेंगे। और बैड डेट्स हम जी जी मैम आप कर ले कंप्लीट, बाद में फिर पूछ लेता हूँ, आप कर ले एंट्री कंप्लीट। ये लो हो गई बेटा, आप पूछो। मैम मैंने पूछना था, देखें जैसे इसने यहाँ पर बताया कि मतलब रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट कर दिए गलती से, उन्हें बैड डेट्स चाहिए थे। मैम हर एंट्री के दो फैक्ट होते हैं। अब जो रॉन्ग एंट्री जब हमें बताते हैं मैम, अगर उसमें हमें एक चीज बता देते हैं कि ये मसला इसने मतलब इस तरह कर दिया, इस एंट्री के डेबिट में या क्रेडिट दोनों में से एक में मसला किया, तो दूसरे को ये अंडरस्टूड है ना कि हम कहते हैं कि दूसरा उसने ठीक ही किया होगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। जिस अकाउंट के बारे में बता रहा है कि गलती हो गई है, हम सपोज करेंगे कि वो ही गलत था, अंडरस्टूड बात है कि दूसरा बिल्कुल ठीक होगा। हाँ जी, अगर रॉन्ग एंट्री मतलब अगर पूरी गलत है वो तो फिर चले पता चलेगा कि मतलब अगर दोनों फैक्ट्स ही गलत है, अगर एक है तो दूसरे को हम अज्यूम करेंगे कि वो ठीक है उसने किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। ठीक है, यू वेलकम बेटे। अच्छा अब देखो, हमने इसको रेक्टिफाई किया, ट्रायल बैलेंस पे इसके क्या इफेक्ट होंगे, रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ रहा है, तो रिसीवेबल में 1000 ऐड कर दो और बैड डेट्स में से 1000 माइनस कर दो। अब रिसीवेबल में जनाब हमने 1000 ऐड करना है प्लस 1000 और बैड डेट्स में से 1000 माइनस करना है। बैड डेट का ये अकाउंट हमने ऑलरेडी 2000 से स्टार्ट ओपन किया हुआ था अकाउंट, मैंने उसमें से एंड में जाके 1000 माइनस कर दिया। बैड डेट के अकाउंट में से 1000 माइनस और जनाब आपके रिसीवेबल अकाउंट में 1000 मैंने ऐड कर दिया। हम ये एंट्री पर दोबारा बताइएगा, उसने तो कहा है कि डिडक्ट फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल, तो क्रेडिट उसने कर दिया पर्सनल अकाउंट को, ट्रेड रिसीवेबल, हाँ बिल्कुल। तो अब वो खुद ही कह रहा है डिडक्ट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। हाँ, क्योंकि पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब ये है कि पर्सनल अकाउंट, जो कस्टमर का पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, उसका रिसीवेबल का अकाउंट होता है ना, उसमें क्रेडिट कर दिया। मतलब क्रेडिट करने का मतलब ही ये है कि माइनस कर दिया। मतलब वो जो बात आके लिख रहा है वो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, उसी को इलेबोरेट कर रहा है, उसी को इलेबोरेट कर रहा है। ठीक है मैम। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कहते हैं गुड्स रिटर्न फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ 630, कस्टमर की तरफ से चीजें वापस आई थी, सेल्स रिटर्न थी, सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड होना चाहिए था। इन्होंने भाई साहब ने क्या किया, एंटर्ड इनटू द पर्सनल अकाउंट, करेक्टली एंटर्ड। सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है ना बेटे, सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। तो कहते हैं वो जो रिसीवेबल का पर्सनल अकाउंट है वो बिल्कुल ठीक ट्रीट हुआ। इसका मतलब डेबिट साइड पे सेल्स रिटर्न की गलती है, सेल्स रिटर्न को डेबिट करने की बजाय रिटर्न्स आउटवर्ड परचेज रिटर्न में जो है वो आपने उसकी एंट्री को पोस्ट कर दिया। अच्छा इसमें एक चीज है, परचेज रिटर्न्स आउटवर्ड के जर्नल में मतलब उसको परचेज रिटर्न के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया। अब इसकी करेक्शन करते हैं। सेल्स रिटर्न्स थी, रिकॉर्ड नहीं हुई, अब मैं रिकॉर्ड करूंगी डेबिट करके। अमाउंट थी जनाब हमारे पास 630, डेबिट नहीं किया था, कर दिया, जबकि उन्होंने इसको परचेज रिटर्न के तौर पे रिकॉर्ड किया। और परचेज रिटर्न्स क्या हुआ करती हैं, क्रेडिट। तो गलती से परचेज रिटर्न्स क्रेडिट हुई, उसको डेबिट करके उसका इफेक्ट कैंसिल करेंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट 630, अब क्रेडिट किसको करें, सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट बनती है 1260। इसमें एक और चीज है कि बेटे रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट में कर दिया बाय मिस्टेक, क्योंकि एक साइड की मिस्टेक थी ना, तो जर्नल का वर्ड नहीं आएगा। रिटर्न आउटवर्ड जर्नल नहीं, रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट, जर्नल कार्ड के अकाउंट लिखते हैं, उस अकाउंट में आपने जर्नल लिखा हुआ ना, लेजर लिख लें, बात एक ही है। अब देखिए ये तो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। पहली एंट्री आई है जिसका सस्पेंस पे इफेक्ट हो रहा है, और ये सस्पेंस अकाउंट की किस साइड पे आएगी जनाब, क्रेडिट साइड पे 1260। अब मैं पर्टिकुलर्स नहीं लिख रही, यहाँ मेरे पास स्पेस कम है। अब इसका दूसरा इंपैक्ट क्या होगा, सेल्स रिटर्न्स की ये अमाउंट थी, सेल्स रिटर्न्स में ऐड होनी चाहिए थी, परचेज रिटर्न्स में ऐड कर दी,
तो अब क्या करेंगे, परचेज रिटर्न में से ये अमाउंट निकालो और सेल्स रिटर्न्स में डाल दो। तो देखते हैं यहाँ पे रिटर्न्स, देखो हाँ जी मुझे रिटर्न्स मिल गए। परचेजेस और रेवेन्यूज के नीचे देखो उसने रिटर्न्स की अमाउंट दी हुई है, डिस्काउंट अलाउड और रिसीव से ऊपर वाली अमाउंट। हमेशा याद रखना है कि बेटे सेल्स की अमाउंट ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे होती है। जब सेल्स और परचेजेस एक साथ दिए हुए हो तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें से परचेजेस की अमाउंट कौन सी है और सेल्स की अमाउंट कौन सी है। अब डेबिट साइड पे जो 300,297 की अमाउंट दी हुई है, ये डेबिट साइड पे ये एक्सपेंस हो सकता है, रेवेन्यू तो नहीं हो सकता, तो ये परचेज एक्सपेंस की अमाउंट है। और रेवेन्यू का जो अमाउंट है वो 4,02,000 है, जो कि ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे होनी चाहिए। अब जो रिटर्न्स होते हैं उनका बिहेवियर ऑपोजिट होता है। जो 4370 रिटर्न्स हैं ये सेल्स रिटर्न्स हैं, सेल्स क्रेडिट साइड पे होती है, उनका रिटर्न्स डेबिट साइड पे होता है। और जो 4630 है ये आपकी परचेज रिटर्न्स है। परचेजेस की अमाउंट डेबिट साइड पे हुआ करती है और परचेज रिटर्न्स की अमाउंट हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे मिलेगी। अब इस रेक्टिफिकेशन का हमने करना क्या है, एक तो सस्पेंस अकाउंट में इसका इफेक्ट डालना था, क्रेडिट साइड पे मैंने डाल दिया। दूसरा ये सेल्स रिटर्न्स की अमाउंट थी, सेल्स रिटर्न में ऐड होनी चाहिए थी 4370 में, हमने गलती से 4630 में ऐड कर दी। तो मैंने क्या करना है, 4630 में से मैंने 630 को माइनस करना है और सेल्स रिटर्न में उसको डालना है 630। और इसका दूसरा क्रेडिट साइड का इफेक्ट हम सस्पेंस में ट्रांसफर कर चुके। Error number 8. A payment for stationery 234 was correctly entered in the cash book. बेटे आपने स्टेशनरी खरीदी थी, उसके अगेंस्ट में पैसे दिए थे, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पैसे दिए थे, कैश को क्रेडिट होना चाहिए था, स्टेशनरी को डेबिट। तो वो कहते हैं स्टेशनरी को तो डेबिट कर दिया, नहीं किया, कोई गलती की है, कैश को आपने सही से डील किया बट डेबिटेड इन द लेजर। अच्छा, स्टेशनरी को डेबिट होना चाहिए, डेबिट ही किया, बट 234 की बजाय 243 से डेबिट कर दिया, स्टेशनरी को ज्यादा डेबिट कर दिया। और जनाब 9 रुपीज से आपने स्टेशनरी को ज्यादा डेबिट कर दिया। अब क्या करें, ज्यादा डेबिट हो गया, क्रेडिट करके उसको ठीक कर लें। डेबिट किसको करें बेटे, सस्पेंस अकाउंट को। 9 रुपीज से आपने स्टेशनरी को ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया था। एक्चुअल अमाउंट थी 234 की पेमेंट थी, आपने 243 के तौर पे इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो इसलिए हमने स्टेशनरी में से 9 रुपीज निकाल दिए। चलें, अब इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में क्या देंगे, 9 का डेबिट इफेक्ट आपकी ट्रायल बैलेंस में आएगा, उसमें सस्पेंस अकाउंट में आएगा। दूसरा इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में देखिए कहीं पे मैम ये पोस्टेज, टेलीफोन एंड स्टेशनरी का दिया हुआ है, मुझे अभी मिल नहीं रहा, हाँ जी मिल गया। पोस्टेज, टेलीफोन एंड स्टेशनरी, एग्जैक्टली उसमें देखो 3009 की अमाउंट है ना, इसमें से बेटे हम 9 को माइनस कर देते हैं, नीचे हमने 9 को यहां से माइनस कर दिया। A payment of ₹76 for packing material has been correctly entered in the cash book. मटेरियल, पैकिंग मटेरियल के लिए आपने पेमेंट की थी, पैकिंग मटेरियल को डेबिट होना चाहिए था, कैश को क्रेडिट, और वो कहता है कैश में कोई गलती नहीं है, ठीक है, बट नो अदर एंट्री हैज बीन मेड। इसका मतलब पैकिंग मटेरियल डेबिट ही नहीं किया, तो अब हम डेबिट कर देते हैं। पैकिंग मटेरियल अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, तो इसलिए बेटे हमने कर दिया। और दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, वन साइडेड एरर था तो सस्पेंस अकाउंट में, और अमाउंट कितनी है 76। अब इसके इफेक्ट्स हम ट्रायल बैलेंस की तरफ लेके जाते हैं। सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 76 और पैकिंग मटेरियल जनाब वो भी एडवर्टाइजिंग के नीचे दिया हुआ हाँ, एडवर्टाइजिंग के नीचे दिया हुआ पैकिंग मटेरियल 924 का, उसमें क्या करेंगे 76 से हमने क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ था, प्लस 76। A payment of ₹124 for advertisement. एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट की थी तो एडवर्टीजमेंट को डेबिट होना चाहिए था, उन्होंने एडवर्टीजमेंट को डेबिट करने के बजाय रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट कर दिया। अब क्या करें,
एडवर्टाइजमेंट को डेबिट कर दें। नहीं, उन्होंने किसको, हाँ बिल्कुल ठीक है, एडवर्टाइजमेंट को डेबिट कर देंगे और उसको क्रेडिट कर देंगे। यस, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, शाबाश, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट। और ये बेटे कितने से हम एंट्री पास करेंगे? 124 से। चलो बताओ ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट होना चाहिए? गलती से रिपेयर एंड मेंटेनेंस में क्या था? उसमें से माइनस कर दें। हाँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में माइनस और एडवर्टाइजमेंट में ऐड। अरे ढूंढने वाले, चलो ये एडवर्टाइजिंग के ऊपर दिया होगा, रिपेयर उसके ऊपर। ठीक हो गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में से माइनस करते हैं बेटे, अमाउंट कितनी थी? 124। 124। एडवर्टाइजमेंट में 124 हमने ऐड कर दिया और उसी के ऊपर दिया हुआ रिपेयर, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो उसके ऊपर दिया हुआ था उसमें से 124 माइनस कर दिया। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा था, एडवर्टाइजमेंट में ऐड होना चाहिए था, उन्होंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस में गलती से ऐड कर दिया, तो जहां गलती से ऐड था वहां से माइनस कर दिया और जहां उसे ऐड होना चाहिए वहां ऐड कर दिया। उसके बाद है बेटे, चेक पेमेंट ऑफ 26 फॉर इंश्योरेंस हैज बीन रिकॉर्डेड इन ऑल अकाउंट्स एज 62। आपने जनाब डेबिट क्रेडिट दोनों साइड पे अमाउंट ज्यादा रिकॉर्ड कर ली, और कितने से? 36 से। इंश्योरेंस की पेमेंट की थी, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? इंश्योरेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। आपने ज्यादा एंट्री पास कर दी, इसलिए अब हम उसको रिवर्स कर देंगे। अब इसकी रेक्टिफिकेशन क्या होगी? ऑपोजिट एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे और इंश्योरेंस एक्सपेंस को आप क्रेडिट करोगे। जितने से आपने अमाउंट ज्यादा ट्रांसफर कर दी थी, और वो अमाउंट हमारे पास बनी थी 36। अब इसकी बेटे रेक्टिफिकेशन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, इंश्योरेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ से माइनस करते हैं क्रेडिट से। हाँ बिल्कुल, बैंक ओवरड्राफ्ट है क्योंकि लाइबिलिटी है और वहां पे हमने इसको डेबिट किया है, तो इसका मतलब ये है कि इसका बैलेंस जो है वो कम होगा, तो आपने यहाँ से माइनस कर देनी है अमाउंट ऑफ 36। और दूसरी तरफ ये वेजेस एंड सैलरी से नीचे है, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। एग्जैक्टली अमाउंट कितनी है? 18,000, और यहाँ से भी हम 36 को माइनस कर देंगे। तो हमने पेमेंट्स को क्योंकि ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया हुआ था, तो उसके इफेक्ट्स को हमने कैंसिल कर दिया। बहुत शुक्रिया बेटे फाइंड आउट करने के लिए। एरर नंबर 12, अपर पेज इन द परचेज अकाउंट correctly totaled 125,124 was carried forward to the top of next page as 125,421। हमने 124 की बजाय 421 लिख दिया, तो जनाब हमने 297 से परचेज अकाउंट ज्यादा डेबिट कर लिया। अब परचेजेस ज्यादा डेबिट हो गई हुई है, क्या करें? क्रेडिट करें। क्रेडिट करते हैं। और डेबिट किसको करें बच्चों? सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और परचेजेस आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। और अमाउंट कितनी थी? 297। मैम जी बेटे। 11th एंट्री में ये बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया और इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्रेडिट किया। मैम हाँ अगर बैंक का नॉर्मल बैलेंस होता तो ये ऐड हो जाना था 36 वहां पे बैंक में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर और ऐसे ओवरड्राफ्ट में माइनस कर रहे हैं जी, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का बिहेवियर होता है क्रेडिट, और हमने अपनी एंट्री में बैंक को किया था डेबिट। नॉर्मल बिहेवियर क्रेडिट हो और एंट्री में वो डेबिट हो रहा हो तो माइनस होता है। मैम ठीक है, ठीक है बेटे। अब 297 से आपने परचेजेस को ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया था, हमने क्रेडिट करके उसको रेक्टिफाई कर दिया। अब 297 का एक इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे, और दूसरा हमने क्या करना है जनाब? परचेजेस में से इसको माइनस कर देते हैं, और परचेजेस की अमाउंट है 300, 297। यहां से मैंने 297 को माइनस कर दिया।
अब उसके बाद हमारे एरर्स कंप्लीट हो गए में, अगर हमने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया, देखते हैं कि हमारे सस्पेंस अकाउंट में कोई बैलेंस तो नहीं आ रहा। डेबिट साइड पे 1030 प्लस 9 प्लस 2 97, डेबिट साइड पे टोटल है 1336, यही टोटल हमारे पास क्रेडिट साइड पे होना चाहिए। लेट मी चेक, -76 और 1260। सस्पेंस अकाउंट हमारा बैलेंस हो गया। उसके बाद आपने क्या काम करना है, उसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपने ट्रायल बैलेंस दोबारा बनाना है। अब ट्रायल बैलेंस जो है आपने दोबारा कैसे बनाना है, ये जितनी भी हमने एडजस्टमेंट्स की हुई है प्लस माइनस करने के बाद, तो दोबारा से जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, आपके ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस नहीं आ रहा होगा, बाकी सारी अमाउंट्स आ रही होंगी, और अगर रेक्टिफिकेशन आपने ठीक की है ट्रायल बैलेंस में भी, तो उसका डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा। जी फाहद बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे पूछना था, सस्पेंस अकाउंट में जो सबसे पहले डेबिट साइड पे, सस्पेंस अकाउंट में जो सबसे पहली साइड पे डेबिट साइड पे एंट्री है 1030 की, वो किस तरह की है, वो जरा बता दें। वो देखो ट्रायल बैलेंस आपके सामने बुक है, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे 1030 की अमाउंट है, सबसे एंड में वो देखो मैंने काटी हुई है 1030। वो ट्रायल बैलेंस है, हमने ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड से अमाउंट उठाई है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड शॉर्ट होगी ना, और शॉर्ट साइड पे ही हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, तो वो डेबिट साइड की अमाउंट 1030 मैंने अकाउंट में ट्रांसफर की है। राइट मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम बेटा। तो अब आपने उसके बाद क्या करना है बेटे, दोबारा से ट्रायल बैलेंस बना लेना है। इन एडजस्टमेंट्स के बाद आपकी डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा, और उसमें सस्पेंस अकाउंट में प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि वो हमने रेक्टिफिकेशन के बाद नील कर दिया हुआ है। यहाँ तक कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आप बेटा पूछ लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बेटे यू मे आस्क। नो क्वेश्चन। एक काम करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लें। मोहम्मद अली हैं जी। मोहम्मद अली दोबारा से। हाँ हाँ पूछो बेटे। ये जो -36 आपने ना, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से रॉन्ग हो गया है। वो 60260 में से आपने माइनस कर दिया, वो ना 5036 नहीं, ये बैंक ओवर उसमें से माइनस करना था। ये जो 1000 के साथ, अच्छा वो गलती से मैंने उसके आपने ऊपर वाले में कर दिया। अच्छा अब उसको ठीक कर लीजिएगा बेटे, वो बैंक में से ही माइनस करना है। अब यहाँ पे रेजर ढूंढें, चलो मैं यहाँ से लिख देती हूँ -36, वो उससे वैसे कर दें, ये काट देते हैं। बैंक में से ही करना है, वो गलती से ऊपर लिख हो गया होगा। ठीक है, अच्छा जनाब मोहम्मद अली आप बेटे। वालेकुम अस्सलाम। मैम हमने 9.2 वाला सॉरी क्वेश्चन का लिया था मैम। प्रॉब्लम किस पेज पे जाऊं मैम? मेरे पास क्वेश्चन बैंक है मैम, जिसमें वो कंट्रोल अकाउंट बनाने हैं, पेएबल लेजर भी, अकाउंट पेएबल लेजर अकाउंट और रिसीवेबल का लेजर अकाउंट बनाना है मैम। अच्छा बेटे हमारे सामने से तो नहीं गुजरा ऐसा बेटे कोई क्वेश्चन। अगर होता बेटे मैंने उसको क्लास में ही सॉल्व कराना था। मैम ये क्वेश्चन बैंक में है, अगर आप करवा दें आप तो। मुझे बताओ, आप मुझे एक काम करो, क्वेश्चन का एग्जांपल होगी, उसका टाइटल बताओ। मैम क्लेवेल लिखा हुआ है, CLAVELL। नहीं वो तो कोई बात नहीं है बेटे, मेरा ख्याल है वो न्यू बुक्स में एग्जांपल या क्वेश्चन है नहीं है। जी मैम। वो हमारे पास ना बेटे क्वेश्चन नहीं है। अगर ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो मैं करवा दिया करती हूँ, उसमें कुछ भी नहीं करना होगा, ऐसी रेक्टिफाइंग एंट्रीज होंगी और रिसीवेबल का अकाउंट दोबारा से बनाना होगा प्लस माइनस करके, डेबिट क्रेडिट करके। अगर ऐसा होता बेटे मेरे पास। जी जी मैम, ये हामिद भाई ने जो करेक्शन करवाई है, ये जरा बताइएगा कौन सी? वो मैंने वो बैंक में लिखनी थी ना -36, गलती से मैं पेबल के ऑपोजिट लिख गई। बैंक और पेबल की अमाउंट ऊपर नीचे है ना। अच्छा आपने पेएबल्स में लिख दी थी, वो नीचे लिखनी थी हाँ बैंक की ही लिखनी थी, वो गलती से मैं बैंक उसके ऑपोजिट लिख गई। चलिए ठीक है। ठीक है मोहम्मद अली बेटे, आप इस तरह कीजिएगा, मुझे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे करवा दूंगी और ग्रुप में उसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगी और आपको समझा व्हाट्सएप पे दूंगी। ऐसे ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, क्योंकि वो बेटे है नहीं है अभी, और पार्टिसिपेंट भी हमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, अदरवाइज मैं फिर ये के नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। मैम ये 11 वाली एंट्री एक बार दोबारा समझा दें। ओके सर वेट।
11 में बेटे आपने इंश्योरेंस की पेमेंट की थी, एंट्री होनी चाहिए थी इंश्योरेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। एंट्री तो यही की थी लेकिन आपने ज्यादा अमाउंट से कर दी। एक्चुअल अमाउंट थी 26 और आपने रॉन्गली उसको पोस्ट कर दिया 62। 36 से ये एंट्री आपने ज्यादा पास कर दी, इसलिए उसको करेक्ट करने के लिए रिवर्स एंट्री कर दी। ये देखो मैं एंट्री भी आपके सामने शो करवा देती हूँ। ये देखो एंट्री नंबर 11, बैंक को हमने रिवर्स फिर उसको डाल दिया, बैंक को डेबिट कर दिया और इंश्योरेंस को क्रेडिट कर दिया। मैम एक हमने पीछे एग्जांपल नहीं की, वो BA इंटरप्राइज वाली, वो हो नहीं रही। वो क्यों नहीं हो रही? आपने फिर मुझे बताया नहीं, अगर कुछ रहती होगी तो मैंने असाइनमेंट में दी होगी। नहीं मैम वो ना आपने नहीं दी थी। पेज नंबर मैम 33 है। नहीं वो पता है क्या, उसके साथ मैंने लिखा हुआ है आफ्टर लास्ट चैप्टर, बिफोर दैट चैप्टर। अभी आप उसको कर नहीं सकते, उसमें मेरा ख्याल है कुछ ऐसी चीजें होंगी। लेट मी कंफर्म क्यों मैंने इस तरह करवाया, उसको भी नहीं कराया। चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट और नहीं, हाँ उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट्स बताने। हमने जो देखो आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी इनकम स्टेटमेंट डिटेल में की ही नहीं है, ऐसा है ना। तो जब तक हम इनकम स्टेटमेंट वाला चैप्टर कर नहीं लेते, स्टूडेंट की ग्रिप नहीं आ जाती कि ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए हम मैक्सिमम कौन से पॉइंट ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, कौन से पॉइंट उसके बाद आते हैं। जब तक हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती तो मैं कैसे आपको समझा पाऊंगी कि बेटा इसका इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे होना है और इसका इफेक्ट नेट प्रॉफिट पे होना है, वो आपके लिए मुश्किल होगा। तो वो जब इनकम स्टेटमेंट वाला हमारा चैप्टर लास्ट हो जाएगा उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके मैम, ठीक है, इसलिए वो मैंने होल्ड किया हुआ है और असाइनमेंट में भी इसीलिए नहीं दिया क्योंकि आई नो कि वो अभी इस लेवल पे कर नहीं सकते। और कुछ एक और नोटिफिकेशन था, अनम्यूट किया हुआ था मैंने। नहीं पूछना, नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं करना। छुट्टी दे दे। आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी बोलिए। मैम ये जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 9 की है, हाँ जी, ट्रायल बैलेंस में सेकंड स्टेटमेंट लिखी हुई है क्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट 1 जनवरी। मैम 1 जनवरी का क्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैसे? हाँ वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, देखो हम ना बिजनेस में ये काम किया करते हैं जो देखो सारे का सारा प्रॉफिट तो ऑनर विड्रॉ नहीं करता ना जी, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, बिजनेस में रिटेन कर लिया जाता है, बिजनेस में रख लिया जाता है। ये पिछले सालों के प्रॉफिट्स हैं जो विड्रॉ नहीं किए गए और आपने बिजनेस में रख लिए हैं, ये उन प्रॉफिट्स की अमाउंट है, ये करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं है। ये पिछले सालों का प्रॉफिट है जो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस था प्रॉफिट का और दिस ईयर का ओपनिंग है। तो ये रिटेन्ड प्रॉफिट होता है। तो जब हम ये रेक्टिफाई करके ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं, ये क्योंकि पिछले सालों का प्रॉफिट है और रेक्टिफिकेशन हम दिस ईयर के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए दिस ईयर की रेक्टिफिकेशन का पिछले साल के प्रॉफिट के साथ कोई लेना देना नहीं होता। मैम इसके हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में 31 दिसंबर को? एट 31 दिसंबर लिखेंगे या 1 जनवरी? नहीं, जो उन्होंने लिखी हुई है वो ही रहने देंगे, ये ओपनिंग है, ओपनिंग ही रहेगा। ये पिछले सालों का प्रॉफिट है, करंट जो रेक्टिफिकेशन है उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम जो प्रॉफिट रेक्टिफाई किया करते हैं ना, वो करंट ईयर का जो रॉन्ग प्रॉफिट होता है उसे रेक्टिफाई किया करते हैं। गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या नाम है आपका बेटे? सुहेब। अच्छा सुहेब बात कर रहे थे, ठीक है बेटा सुहेब, अच्छे क्वेश्चंस पूछते हो आप। चलें, आपके सीआर ने रिक्वेस्ट की थी तो सीआर की रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह कल से नया चैप्टर बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू वेलकम बेटा। आप लोग इतने अच्छे बात मानते हो तो फिर टीचर का भी दिल चाहता है आप लोगों की बात मानने का। चलें शाबाश, ठीक है, कल मिलते हैं। खुश रहिए, अल्लाह के हिफ्ज़ मान में रहिए। अल्लाह हाफिज़। मैम एक मिनट, मैम एक मिनट। मैम हाँ जी, हाँ जी मैम, वो हमारा जो टेस्ट है वो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 का है मैम, हमारा 5th चैप्टर का भी टेस्ट नहीं होगा। वो बाद में कर लेंगे ना, जो इम्पोर्टेंट ज्यादा थे उनका पहले कर लेते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, समी खान का भी क्वेश्चन ले लें। समी, हाँ जी, आपका नोटिफिकेशन आया था बेटे? मैम मैंने आपको क्वेश्चन सेंड कर दिया है। चलो ठीक है समी, मैं देख लेती हूँ। अभी इस वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं, मैं क्लासेस से फ्री होके फिर जो है वो घर जाऊंगी और फिर देखूंगी। चले सही है मैम, कल डिस्कस कर लेंगे क्लास में मैम। हाँ चलो ठीक है समी, ठीक है बेटे, ओके, अल्लाह हाफिज।